हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल चैतन्य आईवीएफ। मैं हूं डॉक्टर राखी गोयल। आज हम बात करेंगे जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? अगर ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है, महिलाओं में उनके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जो कि है बच्चेदानी और फलोपियन ट्यूब्स, अगर वो उनको अफेक्ट करते हैं तो उसको हम जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो यह बीमारी इंडिया में कितनी कॉमन है? बिकॉज इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी काफी कॉमन है, काफी आमतौर पे पाई जाती है। इसी वजह से जो जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस है वो भी काफी कॉमनली देखी जाती है। जो हमारे पास पेशेंट आईवीएफ के लिए आते हैं, उनमें हम 24 से 25% पेशेंट्स पे देखते हैं उनको पहले जेनिटल टीबी हो चुका होता है। और जिन महिलाओं का आईवीएफ ट्रीटमेंट हो रहा होता है सिर्फ ट्यूब की वजह से, कि जिनकी ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, उनमें लगभग 49 to 50% पेशेंट्स में जेनिटल टीबी हम देखते हैं। तो जो टीबी है, ये जो जेनिटल टीबी है, उन महिलाओं में भी हो सकता है जिनको कभी पहले प्रेगनेंसी नहीं रही, उनमें भी हो सकता है जिनके एक या एक से ज्यादा बच्चे हों। टीबी होने के बाद, जेनिटल टीबी होने के बाद 40 से 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी रहने में मुश्किल आती है। तो ये जेनिटल टीबी होता क्यों है? ये एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और ये फैलती कैसे है? मतलब जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है और जो फलोपियन ट्यूब्स हैं, उस तक कैसे ये टीबी की बीमारी पहुंचती है? तो सबसे कॉमनली तो क्या होता है कि टीबी शरीर के किसी और अंग में होता है, जैसे फेफड़ों में हो रहा है या चमड़ी में हो रहा है या हड्डियों में हो रहा है। तो वहां से वो खून या लिम्फ के जरिए स्प्रेड होके फैल के बच्चेदानी और फलोपियन ट्यूब्स को अफेक्ट करता है। इसके अलावा डायरेक्टली फैल सकता है, जैसे अगर पेट में आंतड़ियों का टीबी हो जाए तो वो उसके पास ही पड़े बच्चेदानी और फलोपियन ट्यूब्स को भी अफेक्ट कर सकता है, उसमें भी टीबी हो सकता है। तो अगर जेनिटल टीबी हो गया है तो वो महिलाओं के किन किन अंगों को अफेक्ट करेगी? जो फलोपियन ट्यूब है वो 100% सभी केसेस में अफेक्ट होती है। इन्फेक्शन की वजह से स्कार टिश्यू बन जाता है, जिस वजह से फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। ज्यादातर केसेस में दोनों ट्यूब्स ब्लॉक पाई जाती हैं। इसके अलावा जो बच्चेदानी है, उसकी जो लाइनिंग है वो 70% केसेस में अफेक्ट होती है। शुरू में पहले उसमें अल्सर्स बन जाते हैं और जो बच्चेदानी का आकार है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसके बाद जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और सब चिपक जाती है उसकी आपस में दीवारें, और पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं इस वजह से। इसके अलावा जो है बच्चेदानी का मुंह, जो सर्विक्स है, वजाइना है, उन ऑर्गन्स में हमें अल्सर या ऐसे घाव जैसे मिल सकते हैं। तो अगर जेनिटल टीबी हो गया है तो उस वजह से प्रेगनेंसी रहने में बाधा क्यों आती है? प्रेगनेंसी रहने में बाधा इस वजह से आती है कि सबसे पहले तो फलोपियन ट्यूब्स अफेक्ट हो जाती हैं। फलोपियन ट्यूब्स के अंदर पतले पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम सीलिया कहते हैं, जो एम्ब्रियो को धक्का देते हैं धीरे धीरे कि वो बच्चेदानी तक पहुंचे और वहां पे चिपके। तो जो सीलिया हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसकी वजह से ट्यूब्स अपना ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। जो एक एंड है, फिम्ब्रियल एंड है ट्यूब्स का, वो ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से उसमें कई बार पानी या पस भर जाती है, जिसको हाइड्रोसैल्पिक्स कहते हैं। वो भी अंडे की और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, कई बार जो अंडेदानी है उसके साथ भी चिपक जाती हैं और गांठ जैसी बना लेती हैं। इसके अलावा जो देखा गया है, जिन इस पेशेंट्स को जेनिटल टीबी हो जाता है, उनके जो अंडों की क्वालिटी है उस पर भी फर्क पड़ता है, और साथ साथ में जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो उस पर असर पड़ने की वजह से जो एम्ब्रियो है वो उसमें चिपक नहीं पाता और ग्रो नहीं हो पाता है। तो अब जो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टीबी है, आपको क्या सिम्टम्स होंगे? तो जेनिटल टीबी के 10% पेशेंट्स में, 10% महिलाओं में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट होता। इसके अलावा जो है कई महिलाओं में जनरल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हल्का बुखार रहता है, भूख कम लगती है, उन्हें उनका वजन कम हो रहा है। और अगर पीरियड्स के लिए देखा जाए तो शुरुआत में
जब बच्चेदानी के अंदर घाव बन रहे हैं तो हमारी तेज आ सकती है, ज्यादा आ सकती है। बाद में धीरे धीरे जैसे बच्चेदानी की दीवारें आपस में चिपकने लग जाती हैं तो ब्लीडिंग कम होने लग जाती है और एक टाइम पे आके बंद हो जाती है। इसमें जैसे हमने देखा है प्रेगनेंसी रहने में बाधा आती है, रिलेशन रखने पे तब दर्द होता है, वैसे भी कई बार पेड़ों के भाग में दर्द रहता है, कभी कभी पेट फूल जाता है और बहुत तेज दर्द भी होता है। इसके अलावा वजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं नीचे जेनिटल टीबी की वजह से। तो अब आप डॉक्टर के पास गए हैं, अपने डॉक्टर आपको कैसे चेक करेंगे, डायग्नोज करेंगे कि आपको जेनिटल टीबी है। तो सबसे पहले वो आपकी हिस्ट्री लेंगे कि आपको किसी भी पार्ट का पहले कभी टीबी तो नहीं हुआ है, ऐसे ही आपकी फैमिली में किसी को टीबी की कोई शिकायत तो नहीं हुई है। इसके अलावा जो हमने टीबी के फीचर्स बताए इसमें से कोई आपको टीबी का फीचर वैसे तो नहीं है। फिर वो आपका चेकअप करेंगे कि आपको कोई बुखार तो नहीं है, कहीं आपका कोई लिम्फ नोड तो नहीं बढ़ा हुआ है, आपकी सांस की जो है फेफड़े हैं उनको चेक करेंगे कि कोई पर्टिकुलरली सांस लेने पे कोई पर्टिकुलर आवाज तो नहीं आ रही है, कहीं उनको कोई चमड़ी का, कोई हड्डियों का, कहीं और का टीबी तो नहीं आपको लग रहा है कि आपको है, आपके पेट के अंदर उनको कोई गांठ महसूस हो रही हो या पेट में पानी भरने की वजह से पेट फूला हुआ तो नहीं लग रहा है। ऐसे ही जब आपको इंटरनल पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो कोई गांठ उन्हें महसूस हो रही है या बच्चेदानी का साइज तो नहीं बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट में हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कुछ पर्टिकुलर ब्लड के काउंट्स बढ़े हुए हैं और ये सर बढ़ा हुआ मिल सकता है। बाकी टीबी के लिए आजकल सेरोलॉजिकल टेस्ट नहीं कराए जाते हैं। इसके अलावा छाती का एक्सरे करके देख सकते हैं कि कोई पहले का या अभी का कोई टीबी तो नहीं है छाती का। ऐसे ही हम साथ में अल्ट्रासाउंड, सीटी या एमआरआई पे देख सकते हैं कोई किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर हमें सस्पेक्ट करें कि टीबी है, खासकर पेट में कोई गांठें हैं या बच्चेदानी की, अंडेदानी की या ट्यूब्स हैं फूली हुई हैं तो वो हमें पता चल जाएगा। एक मॉन्टूस नाम का टेस्ट होता है जिसमें बाजू में यहाँ पे ट्यूबरकुलोर एंटीजन को चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि रिएक्शन कितना आ रहा है। तो वो कोई बहुत ज्यादा टीबी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो वो उसे जनरली डायग्नोसिस ऐसे नहीं बनता है। इसके अलावा जो है जो हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी है या HSG है, अगर कोई महिला को हमें पहले से पता है कि जेनिटल टीबी है तो उन महिलाओं में तो ये नहीं किया जाता क्योंकि जो बीमारी है वो और बढ़ जाती है। बट अगर किसी पेशेंट का हमें पहले से नहीं पता कि इनको टीबी है और उस केस में HSG किया जाए तो ट्यूब्स हमें ब्लॉक मिल सकती हैं, कैल्सिफाइड मिल सकती हैं, फूली हुई मिल सकती हैं, तो उसके बेसिस पे हमें पता चल सकता है कि इनको शायद टीबी है। इसके अलावा नीचे से हम बच्चेदानी के अंदर से छोटा सा पीस लेके एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके उसमें चेक कर सकते हैं कि जो टीबी के बैक्टीरिया हैं कि नहीं है। उसका हम स्पीयर कर सकते हैं, कल्चर करके देख सकते हैं और PCR टेस्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा हम लैप्रोस्कोपी करके देख सकते हैं। लैप्रोस्कोपी में क्या रहता है कि दूरबीन से हम पेट में दूरबीन डाल के देख सकते हैं कि जो बच्चेदानी, अंडेदानी ट्यूब्स कैसी हैं, खुली है कि नहीं। अगर हमें किसी हिस्से में लग रहा है कि ये सब टीबी जैसा है तो वहां से हम छोटा सा पीस लेके उसको भी टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। तो इन सब के बेसिस पे डायग्नोसिस बनाया जाता है कि ये जेनिटल टीबी है मरीज को। तो इसका जो अब आगे ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट ATT अवेलेबल है। जनरली जेनिटल टीबी के लिए 6 महीने का कोर्स होता है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो मे बी 9 to 12 मंथ्स तक भी ये लेना पड़े। तो ये बहुत जरूरी है कि ये दवाई जो है रेगुलर बिल्कुल टाइम से ली जाए, कोई डोज बीच में मिस नहीं करी जाए, प्रॉपर डॉक्टरी सलाह के अंडर पूरा टाइम रहने की जरूरत है। इस टाइम पे आपको अपनी डाइट का ध्यान रखने का बहुत जरूरत है, प्रॉपर खाना खाना है। कुछ दवाइयों से साइड इफेक्ट्स होने का चांस रहता है, तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो अपने डॉक्टर के पास जाना है, बताना है कोई दवाई, फिर वो उस हिसाब से उसकी डोज चेंज करेंगे या आपके लिए मेडिसिन डोज चेंज करेंगे। तो अपनी दवाई का कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, उसको बीच में छोड़ना नहीं है। इसके अलावा सर्जरी जो है कुछ केसेस में कई बार रिक्वायर्ड होती है। कई बार टीबी की वजह से जो अंडेदानी है और ट्यूबें हैं वो चिपक के पूरा ऐसे गांठ जैसा बन जाता है और उसमें पस वगैरह भर जाती है। तो अगर पस है तो हम उसको निकालना पड़ता है, ड्रेन करना पड़ता है।
टीबी की वजह से जो ब्लॉक ट्यूब्स हैं उसको खोलने के लिए सर्जरी जनरली एडवाइजेबल नहीं होती है, हम नहीं रिकमेंड करते क्योंकि वो ट्यूब्स एक तो खराब हो चुकी होती हैं तो वो ठीक से प्रॉपर्ली खुलती नहीं है, कभी कभी बीमारी दोबारा बढ़ने का चांस रहता है। प्लस ऐसी ट्यूब हम खोल दें तो उसके अंदर ट्यूब के अंदर ही प्रेगनेंसी रहने का, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस ज्यादा रहता है। तो अब आपका जो जेनिटल टीबी है वो पूरा ट्रीट हो चुका है, तो इसके बाद आपको प्रेगनेंसी रहने के लिए क्या ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। अगर आपकी जो बच्चेदानी है और ट्यूब्स हैं वो ज्यादा डैमेज नहीं हुई हैं तो आप नेचुरली भी अपने आप से भी कंसीव कर सकते हो। अगर आपकी फलोपियन ट्यूब्स हैं वो डैमेज हो गई हैं तो आपके पास आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट का ऑप्शन रहता है। और इसके अलावा अगर आपकी बच्चेदानी के ऊपर भी असर आया है तो या तो हम ट्राई करके देख सकते हैं कि जो बच्चेदानी के अंदर चिपका हुआ है उसकी दीवारें, उसको हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी करके खोल सकते हैं। अगर फिर भी वो ठीक नहीं होता तो सरोगेसी आपके लिए ऐसे ऑप्शन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।